नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी देखें। विशालपुर का राजमहल सूर्यास्त के समय सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। ऊंचे मेहराबों और नक्काशीदार खंभों से सजा ये महल किसी स्वप्नलोक सा प्रतीत होता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था, जिसकी आहट रानी मायावती के कानों तक पहुंच चुकी थी। मायावती अपने कक्ष में एक प्राचीन ताबीज को हाथ में लिए गहरी सोच में डूबी थी। ये ताबीज, जिसे कालचक्र कहा जाता था, साधारण नहीं था। ये एक छोटा चमकीला पत्थर था, जिसके केंद्र में नीले रंग की एक रहस्यमयी आभा थी। मायावती जानती थी कि यह ताबीज समय को मोड़ सकता था, लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग केवल वही कर सकता था जिसका हृदय शुद्ध हो। उसने इसे अपनी मां विद्या से प्राप्त किया था, जो अब एक साध्वी के रूप में हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रही थी। रानी, आपको तुरंत सभागार में बुलाया गया है, कावेरी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। कावेरी, मायावती की सबसे करीबी सखी, एक साधारण दासी नहीं थी। उसकी आंखों में चतुराई और वफादारी की चमक थी। क्या हुआ, कावेरी? इस समय सभागार में क्या बात है? मायावती ने ताबीज को अपनी साड़ी के नीचे छिपाते हुए पूछा। कालिंद्र के दूत आए हैं। वे कोई संदेश लेकर आए हैं, लेकिन उनकी नजरें कुछ और कह रही हैं। कावेरी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। मायावती ने गहरी सांस ली और अपने कक्ष से बाहर निकली। सभागार में, जहां विशालपुर के मंत्री और सेनापति इकट्ठा थे, दो कालिंद्र के दूत खड़े थे। उनके काले वस्त्र और ठंडी नजरें सभागार के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना रही थी। रानी मायावती, हमारा राजा रुद्रसेन विशालपुर के साथ शांति संधि की बात करना चाहता है, एक दूत ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक छिपी धमकी थी। वो चाहता है कि आप अगले पूर्णिमा तक कालिंद्र आएं और संधि पर हस्ताक्षर करें। मायावती ने दूत की आंखों में देखा। वो जानती थी कि रुद्रसेन की मंशा शांति नहीं थी। कालिंद्र के जासूसों ने कई बार विशालपुर की सीमाओं पर हलचल मचाई थी, और अब यह संदेश एक नई साजिश की शुरुआत थी। मैं राजा रुद्रसेन को संदेश भेजूंगी, मायावती ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन विशालपुर किसी भी खतरे के सामने झुकता नहीं। दूतों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे सभागार से चले गए। मायावती के सेनापति अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, रानी, ये संधि की बात नहीं है। मुझे लगता है कि रुद्रसेन कुछ और चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो, अर्जुन, मायावती ने जवाब दिया, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कालिंद्र की सेना हमारी सीमाओं के करीब देखी गई है। हमें अपनी रक्षा को और मजबूत करना होगा। उस रात जब महल में सन्नाटा छा गया, मायावती ने मां विद्या को एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में केवल एक पंक्ति थी, छाया आ रही है। मायावती जानती थी कि कालचक्र की रक्षा अब और मुश्किल होने वाली थी। विशालपुर की रात शांत थी, लेकिन मायावती के मन में एक तूफान उठ रहा था। कालिंद्र के दूतों के जाने के बाद सभागार में छाई चुप्पी ने उसे और सतर्क कर दिया था। वो जानती थी कि रुद्रसेन का संदेश केवल एक बहाना था। कालचक्र की खोज में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मायावती ने अपनी साड़ी के नीचे छिपे ताबीज को छुआ। उसकी ठंडी सतह ने उसे एक अजीब सा आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही एक भय भी। कावेरी, मायावती ने अपनी सखी को बुलाया, जो अभी भी सभागार के बाहर खड़ी थी। मुझे मां विद्या से मिलना होगा। उनके बिना इस खतरे का सामना करना मुश्किल होगा। कावेरी की भौहें सिकुड़ गई। रानी, हिमालय की यात्रा इस समय सुरक्षित नहीं है। कालिंद्र के जासूस हर जगह हैं। अगर आपको कुछ हुआ तो विशालपुर का क्या होगा? मायावती ने मुस्कुराते हुए कावेरी के कंधे पर हाथ रखा। मेरी चिंता मत करो, कावेरी। विशालपुर मेरे बिना भी खड़ा रहेगा, लेकिन कालचक्र की रक्षा केवल मैं कर सकती हूं। उसी रात मायावती ने गुप्त रूप से अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने विश्वसनीय योद्धा अर्जुन को बुलाया। अर्जुन एक लंबा, बलिष्ठ युवक था, जिसकी आंखों में निष्ठा और साहस की चमक थी। उसने रानी के प्रति अपनी वफादारी कई युद्धों में साबित की थी, लेकिन मायावती का रहस्य उसके लिए अभी भी एक पहेली था। अर्जुन, मुझे तुम पर भरोसा है, मायावती ने कहा। मैं एक गुप्त यात्रा पर जा रही हूं। तुम्हें महल की सुरक्षा
और कालिंद्र की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। रानी, क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, अर्जुन, तुम्हारी जगह यहां है। कालिंद्र के जासूस मेरे पीछे पड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो विशालपुर को तुम्हारी जरूरत होगी। मायावती की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। रानी इतनी गुप्त क्यों हो रही थी? ये यात्रा इतनी जरूरी क्यों थी? हिमालय की ओर अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें विशालपुर के सुनहरे गुंबदों पर पड़ी, मायावती एक साधारण यात्री के भेष में महल से निकल गई। उसने सादी साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा एक घूंघट से ढका था। कालचक्र को उसने एक छोटे से चांदी के डिब्बे में छिपा लिया था, जो उसकी कमर से बंधा था। उसके साथ केवल कावेरी थी, जो एक विश्वसनीय घोड़े की लगाम थामे चल रही थी। रानी, क्या आप सचमुच अकेले हिमालय जाएंगी? कावेरी ने चिंतित स्वर में पूछा। अकेले नहीं, कावेरी, तुम मेरे साथ हो, मायावती ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और मां विद्या का आशीर्वाद मेरे साथ है। दोनों ने विशालपुर की सीमाओं को पार किया और हिमालय की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से भरा हुआ, लेकिन मायावती का मन स्थिर था। उसे मां विद्या की गुफा तक पहुंचना था, जहां कालचक्र के रहस्यों की गहराई को समझने की कुंजी थी। जासूस की छाया इस बीच कालिंद्र में राजा रुद्रसेन अपने गुप्तचरों के साथ एक गहरी साजिश रच रहा था। उसका सबसे भरोसेमंद जासूस वीरभद्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी चालाकी और क्रूरता की कहानियां कालिंद्र के हर गांव में सुनाई जाती थी। रुद्रसेन ने उसे विशालपुर में घुसपैठ करने और रानी के हर कदम पर नजर रखने का आदेश दिया था। वीरभद्र, मुझे कालचक्र चाहिए, रुद्रसेन ने अपनी गहरी आवाज में कहा। वो ताबीज मेरे साम्राज्य को अजेय बना देगा। मायावती को रोको, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। वीरभद्र ने सिर झुकाया और बिना एक शब्द कहे कालिंद्र से निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वो पहले ही मायावती को अपने जाल में फंसता हुआ देख रहा हो। गुफा का रहस्य कई दिनों की यात्रा के बाद मायावती और कावेरी हिमालय की एक गहरी घाटी में पहुंची। वहां एक प्राचीन गुफा थी, जिसके प्रवेश द्वार पर विचित्र नक्काशी थी। ये नक्काशियां समय, सितारों और ब्रह्मांड के चक्रों को दर्शाती थी। मायावती ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर मां विद्या एक छोटे से अग्निकुंड के पास बैठी थी। उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। जैसे ही मायावती ने उनका नाम पुकारा, मां विद्या ने आंखें खोली। मायावती, तुम आ गई, मां विद्या ने कहा। उनकी आवाज में गहराई थी। मैं जानती थी कि यह समय जल्द ही आएगा। मां, कालिंद्र का खतरा बढ़ रहा है, मायावती ने कहा, अपनी आवाज में चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए। रुद्रसेन कालचक्र के पीछे है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे और कितने समय तक छिपा सकती हूं। मां विद्या ने उठकर मायावती के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। कालचक्र केवल एक ताबीज नहीं है, मायावती। ये समय का पहिया है, जो शुद्ध हृदय वालों को ही नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन इसकी शक्ति का उपयोग करने का मतलब है अपने भाग्य को दांव पर लगाना। मायावती ने ताबीज को बाहर निकाला और उसे मां विद्या को दिखाया। मुझे क्या करना चाहिए, मां? अगर मैं इसका उपयोग नहीं करती तो विशालपुर खतरे में पड़ जाएगा, और अगर करती हूं तो क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। मां विद्या ने गहरी सांस ली। कालचक्र का उपयोग करने से पहले तुम्हें इसके इतिहास को समझना होगा। यह ताबीज प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाया गया था, जब उन्होंने समय के रहस्यों को खोजा था। लेकिन हर बार जब इसका उपयोग हुआ, दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। चरमोत्कर्ष की ओर उसी रात, जब मायावती और मां विद्या गुफा में कालचक्र के रहस्यों पर चर्चा कर रही थी, वीरभद्र ने उनकी गुप्त यात्रा का पता लगा लिया था। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ गुफा के पास छिपा हुआ था, मायावती के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। हिमालय की ठंडी हवाएं गुफा के बाहर तेजी से बह रही थी, जैसे समय खुद अपनी कहानी कहना चाहता हो। गुफा के भीतर मां विद्या और मायावती अग्निकुंड के पास बैठी थी। कालचक्र, जो मायावती के हाथ में था, हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था।
उसकी आभा गुफा की दीवारों पर नाच रही थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जीवित हो उठी हो। मायावती, मां विद्या ने गंभीर स्वर में कहा, कालचक्र केवल एक ताबीज नहीं है, ये समय का एक टुकड़ा है जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय से अस्तित्व में है। इसे प्राचीन ऋषि विश्वामित्र ने बनाया था ताकि मानवता को अंधेरे युगों से बचाया जा सके, लेकिन इसकी शक्ति का गलत उपयोग दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकता है। मायावती ने ताबीज को और करीब से देखा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। मां, अगर मैं इसका उपयोग करती हूं तो क्या होगा? क्या मैं रुद्रसेन को रोक सकती हूं? मां विद्या ने गहरी सांस ली। कालचक्र समय को मोड़ सकता है, लेकिन यह हर बार एक कीमत मांगता है। जब भी इसका उपयोग हुआ, उसने उपयोगकर्ता के जीवन से कुछ छीन लिया। विश्वामित्र ने इसका उपयोग किया था और उन्हें अपनी सारी तपस्या त्यागनी पड़ी। क्या तुम ऐसी कीमत चुकाने को तैयार हो? मायावती चुप थी। उसका मन विशालपुर के लोगों, उनके विश्वास और अपने कर्तव्य के बीच झूल रहा था। लेकिन उसे यह भी पता था कि रुद्रसेन को रोकना जरूरी था। मुझे और समय चाहिए, मां। मुझे समझना होगा कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। मां विद्या ने एक प्राचीन किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजा, गुफा की दीवारों पर नक्काशियां चमकने लगी। मायावती को लगा जैसे वो समय के किसी और युग में खींची जा रही हो। उसने देखा एक प्राचीन युद्ध जिसमें विश्वामित्र ने कालचक्र का उपयोग कर एक राक्षसी सेना को हराया था। लेकिन युद्ध के बाद विश्वामित्र की आंखों में एक गहरी उदासी थी। ये दृष्टि है, मायावती, मां विद्या ने कहा। कालचक्र तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन ये तुमसे कुछ मांगेगा। तैयार रहो। छाया का पीछा गुफा के बाहर वीरभद्र और उसके सैनिक चुपके से अपनी स्थिति ले चुके थे। वीरभद्र एक ऐसा जासूस था जिसकी चालाकी और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने मायावती की यात्रा का पता लगाने के लिए कालिंद्र के सबसे तेज घुड़सवारों को भेजा था। अब वो गुफा के प्रवेश द्वार के पास छिपा हुआ था, अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। मालिक, हमें अभी हमला करना चाहिए, एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। रानी अकेली है। नहीं, वीरभद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हमें ताबीज चाहिए, रानी की जान नहीं। अगर हम उसे मार देंगे तो ताबीज का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वीरभद्र ने अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे गुफा के चारों ओर घेरा डाल लें। उसका इरादा मायावती को बाहर निकलते ही पकड़ने का था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कावेरी, जो गुफा के बाहर पहरा दे रही थी, ने एक संदिग्ध छाया को देख लिया था। कावेरी का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि मायावती खतरे में थी। उसने चुपके से एक पत्थर उठाया और उसे गुफा के अंदर फेंका ताकि मायावती को सतर्क कर सके। पत्थर की आवाज ने गुफा में गूंज पैदा की और मायावती तुरंत सतर्क हो गई। मां, कुछ गड़बड़ है, मायावती ने फुसफुसाते हुए कहा। मां विद्या ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। गुफा की दीवारें फिर से चमकी और एक अदृश्य दीवार ने प्रवेश द्वार को सील कर दिया। यह जादू ज्यादा देर नहीं टिकेगा, मां विद्या ने कहा। तुम्हें यहां से निकलना होगा, मायावती, लेकिन कालचक्र को सुरक्षित रखो। विशालपुर में अर्जुन इस बीच विशालपुर में अर्जुन ने महल की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया था। उसे संदेह था कि कालिंद्र के जासूस पहले ही शहर में घुस चुके थे। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को शहर के हर कोने में तैनात किया और महल के गुप्त रास्तों की जांच की। रात के समय एक रहस्यमयी व्यक्ति महल के पास देखा गया। वो काले लबादे में था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। अर्जुन ने खुद उसका पीछा करने का फैसला किया। रात की सड़कों पर वो व्यक्ति तेजी से भाग रहा था, लेकिन अर्जुन उससे ज्यादा तेज था। आखिरकार एक सुनसान गली में अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। तू कौन है? अर्जुन ने अपनी तलवार उस व्यक्ति के गले पर रखते हुए पूछा। मैं बस एक व्यापारी हूं, व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा। लेकिन उसकी जेब से एक कालिंद्र का सिक्का गिर गया जिसने उसकी असलियत उजागर कर दी। बता, रुद्रसेन ने तुम्हें यहां क्यों भेजा? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। जासूस ने हार मान ली। रुद्रसेन को रानी के ताबीज के बारे में पता है।
वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसे अब यकीन हो गया था कि मायावती की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उसने जासूस को बंदी बना लिया और महल में वापस लौट आया। गुफा से भागने की योजना गुफा में मायावती और कावेरी ने मां विद्या की मदद से एक गुप्त रास्ता खोजा जो गुफा के पीछे की ओर जाता था। यह रास्ता पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी में खुलता था। मायावती ने कालचक्र को अपनी कमर में और मजबूती से बांध लिया। मां, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? मायावती ने पूछा। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है मायावती, मां विद्या ने कहा। मेरा काम तुम्हें कालचक्र सौंपना था। अब तुम्हारी बारी है। मायावती की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोका। वो और कावेरी गुप्त रास्ते से निकल गए, लेकिन जैसे ही वे एक घाटी में पहुंचे, वीरभद्र ने उनका पीछा शुरू कर दिया।